दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली की अजब सियासत की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 7 सीटें जिताने वाले दिल्ली के मतदाता विधानसभा चुनाव में उसे दिल्ली की सत्ता के आसपास भी नहीं फटकने देते। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ज्यादातर राज्यों में भी बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है, लेकिन देश के दिल में कमल नहीं खिल पा रहा। खुद को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताने वाली बीजेपी की यह विडंबना नई भी नहीं है। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी के वनवास की कहानी 27 साल पुरानी है। वैसे तो आजादी के बाद पहले चुनाव में कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन 1956 से 1993 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिला। तब दिल्ली बीजेपी में नेताओं की एक चर्चित तिकड़ी होती थी, जिसके सदस्य थे केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा और मदन लाल खुराना। उसी तिकड़ी के एक सदस्य मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन 5 साल में पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। खुराना को हटाकर दिल्ली देहात के बड़े नेता साहब सिंह बरवा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो 1998 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों के प्रयोग के बावजूद बीजेपी अपनी चुनावी किस्मत नहीं बदल पाई और 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मार ले गई। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता पार्टी या जनता दल के असर को अपवाद मान लें तो दिल्ली की राजनीति में हमेशा बीजेपी, जो पहले जनसंघ होती थी, और कांग्रेस का दबदबा रहा। दोनों दलों के बाद दिल्ली में दिग्गज नेता भी रहे, लेकिन विडंबना देखिए कि बीजेपी ने हरियाणा से लाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया, तो 1998 में बहुमत मिलने पर कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश से लाकर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना दिया। बेशक 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने की बीजेपी की राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर शीला दीक्षित ने स्थिर और बेहतर सरकार दी। इसीलिए उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता की हैट्रिक भी की। उसके बावजूद बीजेपी नगर निगम से लेकर विधानसभा तक लगातार कांग्रेस को कड़ी चुनौती देती रही, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन लोकपाल मुद्दे पर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी के उदय से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी हाशिए पर चली गई। बेशक आम आदमी पार्टी की भागीदारी वाले 2013 के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन 28 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी 8 विधायकों वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल हो गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल की वह सरकार 49 दिन ही चल पाई। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वैकल्पिक राजनीति की वकालत करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को बीजेपी कांग्रेस से उस दोस्ती के लिए कटघरे में खड़ा कर खुद को आगे ला सकती थी, लेकिन बुढ़ाते नेतृत्व की जगह नए नेतृत्व को आगे लाने में नाकामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही पूरी तरह निर्भरता उसे बहुत भारी पड़ी। बीजेपी न सिर्फ साहनी, मल्होत्रा, खुराना की तिकड़ी के बुढ़ाते पंजाबी नेतृत्व की जगह जमीन से जुड़ा नया नेतृत्व तलाशने में विफल रही, बल्कि विजय गोयल और हर्षवर्धन सरीखे वैश्य समुदाय के नेताओं पर भी भरोसा नहीं किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में रिटायर्ड महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का आत्मघाती दांव चला। बेशक किरण बेदी की छवि एक शानदार पुलिस अधिकारी की रही, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन के बाद उजागर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से वो अपनी साख गंवा चुके थे। बीजेपी अन्ना हजारे के 2 शिष्यों अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच चुनावी मुकाबले से अपनी सत्ता की बिसात बिछाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली की जनता की नजरों में दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था।
नतीजतन दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें जिताकर अभूतपूर्व बहुमत दे दिया। पिछली बार 31 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनी बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई, तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। किरण बेदी के प्रयोग से चुनावी हार से भी बड़ा नुकसान बीजेपी को यह हुआ कि उसके अपने नेता उपेक्षा से हताश हो गए और पार्टी के पास कोई परंपरागत वोट बैंक भी नहीं बचा। उसके बाद भी केंद्र में सत्तारूढ़ होने के नाते देश की राजधानी दिल्ली में खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर पाना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपूर्ण राज्य होने के कारण दिल्ली के कई महत्वपूर्ण विभागों पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहता है। लेकिन चुनावी पुनरुत्थान के लिए पहली अनिवार्य कसौटी होती है एक विश्वसनीय, प्रभावी स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व। बीजेपी फिर इसी कसौटी पर बात खा गई। 2015 में अन्ना आंदोलन से बनी छवि का लाभ उठाने के लिए नॉन पॉलिटिकल किरण बेदी पर दांव लगाया, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कमान कभी अमर सिंह के सानिध्य में समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी को सौंप दी। शायद बीजेपी को लगा कि जिस पूर्वांचली वोट बैंक की बदौलत 3 बार शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार बना गई और फिर अरविंद केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, वह वोट बैंक मनोज तिवारी की लोकप्रियता से खिंचा उसके पाले में चला आएगा। पर तालियां बटोरने वाले मनोरंजन की लोकप्रियता के वोटों में तब्दील होने की कोई गारंटी नहीं होती। फिर मनोज तिवारी खुद भी अपनी लोकप्रियता पर ही आत्ममुग्ध रहे और जनता तो दूर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी व्यापक संपर्क और संवाद नहीं बनाया। नतीजा यह निकला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद बीजेपी 8 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। यह भी दावे से नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 8 उसकी मेहनत से हुई या फिर आप सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना और कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह बिखर जाने से। उसके बाद भी बीजेपी ने जरूरी सबक सीखा हो ऐसा लगता नहीं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के पुराने निष्ठावान हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के बीच उनकी सक्रियता ज्यादा याद नहीं पड़ती। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जनाधार वाले नेता माने जा सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा सरीखे सज्जन राजनेता का बेटा होने के बावजूद भड़काऊ बयानबाजी तक ही सिमट कर रह गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल हाशिए पर भेज दिए गए हैं। अगर 8 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटने पड़े हों, तो समझना मुश्किल नहीं कि बिना किसी सुनियोजित रणनीति के दिल्ली की राजनीति में कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ाया गया। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी ने दिल्ली में नया नेतृत्व विकसित करने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजतन लोकसभा चुनाव में एक तरफा समर्थन करने वाले दिल्लीवासी विधानसभा चुनाव में उसे पूरी तरह नकार देते हैं। संदेश साफ है, राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, तो दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी का कोई नेता नहीं टिकता। खुद को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताने वाली बीजेपी के समक्ष आज एक आधे अधूरे राज्य में भी चुनाव जिताऊ चेहरा पेश कर पाने का संकट है, और इस संकट के लिए पार्टी खुद ही जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के इस पराभव पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।